अब हम बात करने वाले हैं गॉस के प्रमेय की, गॉस थ्योरम। अभी आपने पिछले प्रश्न में इसका उपयोग भी किया फ्लक्स ज्ञात करने के लिए। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले तो हम इसका एक कथन देख लेते हैं। किसी बंद पृष्ठ में, वो बंद पृष्ठ अगर उपलब्ध नहीं है तो कई बार हम काल्पनिक भी अपने आप से बनाएंगे। किसी बंद पृष्ठ में, जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ, उससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निर्वात में उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε गुणा होता है। तो ये तो एक लिखने वाली बात हो गई। अगर हम इक्वेशन देखें इसकी, तो जो फ्लक्स की परिभाषा आपने पढ़ी है E.ds, बंद पृष्ठ के लिए वो किसके बराबर होगा, Q/ε0। ये Q कौन सा आवेश होगा, बंद पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश होगा। बाहर वाले आवेशों को हम नहीं लेंगे, केवल उस बंद पृष्ठ के भीतर वाले आवेशों को लेंगे। तो ये परिभाषा हो गई है गॉसिया पृष्ठ की, गॉस की प्रमेय की। इसको आप लिख लीजिए। तो आप समझ गए होंगे इसके लिए सबसे पहले तो एक बंद पृष्ठ होना आवश्यक है। दूसरा, जो माध्यम है, जैसे निर्वात माध्यम है तो उसके लिए हमने यहाँ पे 1/ε0 गुणा लिया है। कोई और माध्यम हो जाएगा तो उस माध्यम के लिए माध्यम की विद्युतशीलता आप लेंगे, यानी ε0 को नीचे आप k से गुणा कर देंगे पहले की तरह। तो माध्यम के हिसाब से नीचे वैल्यू परिवर्तित हो जाएगी। आगे बढ़िए। ये एग्जाम्पल हो गया। आप देख सकते हैं ये एक बंद पृष्ठ है जिसको मैंने गॉसीय या गॉसियन पृष्ठ लिखा है। ये गॉसीय पृष्ठ जो है, इसके भीतर आप देख सकते हैं कुछ आवेश स्थित हैं, जैसे कि प्लस का Q1, माइनस का Q2 और प्लस का Q3। ये तीन आवेश हमारे इस बंद पृष्ठ के भीतर स्थित हैं। और ऐसे भी कुछ आवेश हैं जो बाहर स्थित हैं, जैसे कि माइनस का Q4 और प्लस का Q5। पीछे आपको सिखाया गया कि गॉस की प्रमेय का जो फॉर्मूला है उसमें फ्लक्स बराबर आवेश अपॉन ε0 लेते हैं। तो आवेश कौन सा लेते हैं, केवल हम भीतर स्थित आवेश लेते हैं बंद पृष्ठ के। तो भीतर कौन कौन से आवेश हैं, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। इन तीनों का योग करके हमने यहाँ पे लिख दिया। तो हमारे पास में कुल आवेश का मान आ गया कि भीतर स्थित कुल आवेश कितना है, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 अपॉन ε0, क्योंकि निर्वात माध्यम है तो ये हमारा फ्लक्स आ गया। अब आप देखेंगे कि जब मैंने यहाँ पे फ्लक्स ज्ञात किया है तो मैंने केवल इसके भीतर वाले आवेश लिए हैं, बाहर के आवेशों की ओर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया है जब मैं फ्लक्स ज्ञात कर रहा हूं। लेकिन यहां आप देख सकते हैं कि इस पृष्ठ पर एक P बिंदु स्थित है। इस P बिंदु का अगर आप विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे तो आप पाएंगे, जब आप आगे मैं ये स्टेटमेंट लिख के भी दूंगा और हम क्वेश्चन भी करेंगे, तो वहां आपको मालूम चलेगा कि विद्युत क्षेत्र के लिए बाहर और अंदर स्थित सभी आवेशों के कारण आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होगा। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते समय भीतर वाले आवेश भी विद्युत क्षेत्र लगाएंगे और बाहर वाले आवेश भी विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, जैसे कि हम पीछे से करते आ रहे हैं। जब किसी P बिंदु पे क्षेत्र निकालते थे सभी आवेशों के कारण निकालते थे, लेकिन गॉस की प्रमेय का ऐसा स्टेटमेंट है, पीछे आपने देखा है कि पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश ही लेना है, यानी आपको केवल इनसाइड वाले चार्जेस लेने हैं, आउटसाइड नहीं लेने हैं। किसके लिए, फ्लक्स के लिए। तो आसान भाषा में याद रखिए, फ्लक्स के लिए केवल आवेश बंद पृष्ठ के भीतर वाले लिए जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सारे आवेश आपको देखने होंगे। बाकी मैं इसको आगे आपको लिखवा दूंगा, कोई घबराने की बात नहीं है। इसे फिलहाल आप नोट कर लीजिए कि फ्लक्स की इक्वेशन में केवल अंदर वाले चार्ज आए हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये देखिए, अब एक एक करके मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस भी करूंगा, आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो सबसे पहला बिंदु क्या है, गॉसीय पृष्ठ उपयुक्त रूप से चुना गया एक बंद काल्पनिक पृष्ठ होता है जिसकी सहायता से आवेश वितरण को परिबद्ध किया जाता है। तो अभी कुछ प्रश्न आएंगे जहां पे पूरा बंद पृष्ठ आपको दिया हुआ नहीं होगा, उसका कुछ भाग आपको खुद से काल्पनिक इमेजिन करना होगा। तो उसके बारे में बोला है कि आप उपयुक्त तरीके से ही उसको बनाएं, उपयुक्त तरीके से ही उसको चुना जाएगा, ऐसे रैंडमली कुछ नहीं कर देंगे। तो ये जो आप प्रश्न करोगे तब आपकी समझ में आएगी बात। दूसरा बिंदु क्या है, गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ के आकार एवं उसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता है। इसको समझिए आप। मान लीजिए मैंने एक गोला लिया जिसकी त्रिज्या है r और एक गोला लिया जिसकी त्रिज्या है 2r।
इन दोनों गोलों में मैंने केंद्र पर Q आवेश रख दिया, यहां भी और यहां भी। तो गॉस की प्रमेय के अनुसार हमें फ्लक्स अगर ज्ञात करना है तो बंद पृष्ठ के भीतर का आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही यहां पे बंद पृष्ठ के भीतर का आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख सकते हैं कि छोटे गोले और बड़े गोले दोनों का फ्लक्स आपस में क्या आया है, बराबर आया है। यानी आकार पे फ्लक्स का मान निर्भर नहीं कर रहा है। ऐसे अगर मैं आकृति की बात करूं तो आकृति में आप देखिए, अगर मैं गोला हटा करके गोले के स्थान पर कोई और आकृति ले लेता हूं, यानी कि मैंने मान लीजिए एक घन बना दिया जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई a है, और इस घन के एकदम केंद्र में बीचों बीच ऐसा ही एक Q आवेश रख दिया जैसा गोले के केंद्र पर रखा था। अब यहां भी अगर आप गॉस का थ्योरम लगाते हो, गॉस की प्रमेय लगाते हो, तो फ्लक्स क्या होगा, इस पूरे बंद पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट। यानी यहां से ये बात मालूम चल गई कि जो फ्लक्स गोले के लिए Q आवेश के कारण आया है, घन के लिए भी Q आवेश का उसके कारण जो फ्लक्स आएगा वो बराबर आएगा। यानी जैसे पहले आकार पे फ्लक्स का मान निर्भर नहीं कर रहा था, अब आकृति पे भी निर्भर नहीं कर रहा है। तो आकार वाली बात हो गई, आकृति वाली बात हो गई। साथ ही यह गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेशों की स्थिति पर भी निर्भर नहीं करता। स्थिति पर, भीतर की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। बाहर निकाल दोगे तो अलग बात हो जाएगी, लेकिन अंदर ही अंदर अगर आप पोजीशन चेंज करते हो तो भी फ्लक्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस एग्जांपल के लिए दोनों डायग्राम्स दोबारा बनाते हैं और इसको समझते हैं। देखो, अब यहां पे मैं बनाता हूं दो गोले। ये गोला है और ये भी वैसा ही एक गोला है समान त्रिज्या का। एक डायग्राम के अंदर मैंने गोले के केंद्र पर Q आवेश रखा और एक डायग्राम में मैंने केंद्र से थोड़ा दूर रखा, भीतर ही है लेकिन थोड़ा सा दूर ले जाकर के Q आवेश रख दिया। अब जब मैं फ्लक्स कैलकुलेट कर रहा हूं, पहले चित्र में गोले के भीतर स्थित आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट, और ऐसे ही इसमें भी गोले के भीतर स्थित आवेश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि भीतर किस स्थिति पर वो आवेश रखा है, भीतर होना चाहिए, चाहे बीच में हो या थोड़ा साइड में हो, फ्लक्स बराबर आएगा। तो वही बात यहां पे लिखी हुई है कि गॉसीय पृष्ठ के भीतर आवेशों की स्थिति पर फ्लक्स निर्भर नहीं करता। तो ये दो बिंदु हमने देखे और समझ लिए। अब हम तीसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगर हम तीसरे बिंदु की बात करें तो तीसरे बिंदु में देखिए क्या बताया गया है। तीसरे बिंदु में लिखा है, गॉस की प्रमेय में वैद्युत क्षेत्र E सभी आवेशों के कारण होता है। ठीक है, गॉस की प्रमेय में वैद्युत क्षेत्र सभी आवेशों के कारण होता है, किंतु फ्लक्स केवल परिबद्ध यानी भीतर स्थित आवेशों के कारण होता है। तो तीसरा बिंदु, ये आप पढ़ रहे हो ना लैंग्वेज, यही मैंने पीछे आपको 2 लाइन में लिखवाई थी ये चीज, कि फ्लक्स केवल भीतर वाले आवेशों के कारण और विद्युत क्षेत्र भीतर और बाहर सभी के कारण होगा। वो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया गया है कि गॉस की प्रमेय में विद्युत क्षेत्र सभी आवेशों के कारण और फ्लक्स केवल परिबद्ध यानी भीतर वाले आवेशों के कारण होगा। यहाँ पे इस तरह से और लिख दिया है, विद्युत क्षेत्र सभी आवेशों के कारण और फ्लक्स केवल अंदर वाले आवेशों के कारण है, परिबद्ध आवेशों के कारण। तो ये सारी बातें आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक बिंदु और आप देख सकते हो, उसमें क्या है कि गॉस की प्रमेय सामान्यतया सममित यानी सिमेट्रिक आवेश वितरण के लिए ही लाभकारी है। इसे हर जगह नहीं लगा सकते, डाइपोल पर नहीं लगा सकते आप इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करने के लिए। केवल वहीं पे इसको उपयोग करना लाभकारी होगा जहां सममितता है, जहां सिमेट्री है। ठीक है, तो आगे जैसे जैसे एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो ये पॉइंट और क्लियर होता जाएगा। अभी केवल ध्यान से लिख लेना ताकि याद रहे कि हाँ ऐसी कुछ बात हुई थी। आगे बढ़िए, इन तीनों को लिखिए फिर आगे बढ़िए चारों पॉइंट्स को। गॉस की प्रमेय कूलाम के नियम से प्राप्त की जा सकती है, बिल्कुल सही है। 12th में इसका डेरिवेशन भी करवाते हैं बोर्ड के लिए, जहां पे कूलाम के नियम से हम गॉस की प्रमेय डिराइव करते हैं। अब डेरिवेशन कोई पूछेगा नहीं तो केवल हमें पॉइंट लिख लेंगे कि गॉस की प्रमेय कूलाम के नियम से प्राप्त की जा सकती है एवं इसका विपरीत क्रम भी संभव है। इसी प्रकार गॉस की प्रमेय केवल
कूलाम के नियम के व्युत्क्रम वर्ग के संबंध के लिए मान्य है। इसको मैं आसान भाषा में बताता हूँ। देखो सीधी सीधी बात है, जहां जहां बल और आर व्युत्क्रमानुपाती होंगे 2 पावर में, यानी एफ आर स्क्वायर की व्युत्क्रमानुपाती जहां जहां होगा वहीं पर केवल गॉस की प्रमेय लगेगी। जहां ये आर की पावर कुछ और हो गई वहां गॉस की प्रमेय लगेगी ही नहीं। एग्जाम्पल देता हूं, डाइपोल ले लीजिए। आगे आप इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ोगे। डाइपोल का जो विद्युत क्षेत्र आपको बताया जाएगा अक्ष पे, मान लीजिए वो आता है 2 kp/r³। अब इसका आप जब बल निकालेंगे F बराबर QE, तो वो हो जाएगा Q गुणा 2 kp/r³। लिखना नहीं है, केवल सुनना है। F इस बार आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती ना होकर के r⁻³ के व्युत्क्रमानुपाती हो गया है। इसलिए जब मैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग बताऊंगा, जब गॉस की प्रमेय की सहायता से मैं विद्युत क्षेत्र ज्ञात करूंगा, तो वहां पर मैं डाइपोल के लिए इसका उपयोग नहीं करूंगा, क्योंकि डाइपोल में r⁻² नहीं आ रही है, इस नियम का पालन नहीं हो रहा है। इसलिए वहां पर गॉस की प्रमेय नहीं लगाएंगे, लगा देंगे आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि गॉस की प्रमेय वहीं पे ही वैध होगी जहां F यानी बल आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो गॉस की प्रमेय केवल कूलाम के नियम के व्युत्क्रम वर्ग संबंध के लिए ही मान्य है। लिख लेना, जनरल नॉलेज वाली बात है। फिर आगे आ जाइए 6th पॉइंट पे। बिंदु आवेश का फ्लक्स अंतरिक्ष में सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित होता है, अर्थात प्रति एकांक ठोस कोण फ्लक्स का मान नियत रहता है। सिंपल सी बात है, कुछ ऐसा है नहीं। कोई बिंदु आवेश है तो इससे चारों तरफ त्रिआयामी क्षेत्र में फ्लक्स बराबर जाएगा। अगर इस तरफ 60 डिग्री के कोण में 3 रेखाएं गई हैं तो कहीं भी आप 60 डिग्री में देखोगे 3 रेखाएं ही जाएंगी बराबर। ये कहना चाह रहे हो, एक समान वितरण होता है समान रूप से। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप लिख लेना, ये भी एक पॉइंट वाली बात है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेके बता देता हूं आपको। ये देखिए, एक बिंदु आवेश है Q। बिंदु आवेश का जो फ्लक्स है वो 2 पृष्ठों में से जा रहा है, A और B। अगर आप देखें तो A के कारण केंद्र पे जो कोण बनेगा उतना ही कोण B के कारण भी बन रहा है, क्योंकि ये 2 स्पर्शीय रेखाएं आप देख पा रहे होंगे। ये एक ही रेखा दोनों में से जा रही है, यानी इस वाले वृत्ताकार के कारण, चक्ति के कारण केंद्र पे जितना कोण बना है A के कारण उतना ही B के कारण भी बनेगा। और जब दोनों के कोण बराबर हैं तो दोनों से गुजरने वाली रेखाएं भी बराबर होंगी। जैसे कि यहां से अगर कोई रेखा जाती है तो वो A से भी गुजरेगी और B से भी गुजरेगी। यूं ये ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई रेखा आई और वो A में से नहीं गई, सीधा B में से पास हो गई। ये तो संभव नहीं है। तो दोनों के फ्लक्स इसी कारण से बराबर होंगे, कोण बराबर हैं, उसी वजह से फ्लक्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। वो यहाँ लिखा हुआ है, आप नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब एक प्रश्न है, इसको हम हल करके देखते हैं। हमें एक अर्धगोला दिया है, यानी हेमिस्फेयर दिया है। इस हेमिस्फेयर का हमसे फ्लक्स पूछा है। तो अभी आप देखेंगे कि ये Q बिंदु जहां रखा है वो इस अर्धगोले के आधार के केंद्र पर रखा है, यानी अभी ये पूरी तरह से बंद पृष्ठ के भीतर स्थित नहीं है। तो इससे पहले हमें बंद करना होगा। मैंने कहा था ना, कभी अगर बंद पृष्ठ नहीं दिया है तो अपने आप से सममितता का ध्यान रखते हुए हम एक काल्पनिक पृष्ठ बना सकते हैं। तो यहाँ पे अर्धगोला यानी आधा गोला दिया हुआ था, आधा मैंने खुद से काल्पनिक बना दिया, पूरा गोला बन गया। पूरे गोले का फ्लक्स कितना है, पूर्ण गोले का फ्लक्स कितना होगा, अंदर कितना आवेश है इस गोले के, Q बटा एप्सिलॉन नॉट, आंसर। लेकिन क्या एग्जामिनर ने सवाल में पूरा गोला दिया था? नहीं। तो फिर क्या करें, आधा करो इसका। कैसे? जितनी रेखाएं ऊपर वाले गोले में से जाएंगी या ऊपर वाले अर्धगोले में से जाएंगी उतनी ही नीचे वाले अर्धगोले में से भी जाएंगी। यानी अगर पूरे गोले में 6 रेखाएं दिख रही हैं तो आधे में कितनी जाएंगी, 3। जितना फ्लक्स इस पूरे गोले का है, अर्धगोले का यानी हेमिस्फेयर का जो फ्लक्स होगा वो उसका आधा होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट का आधा, यानी Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर आप यहां से चेक कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं।
तो अपने आप से हम सममितता का ध्यान रखते हुए खुद से गॉसियन पृष्ठ बना सकते हैं, काल्पनिक पृष्ठ बना सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, अब एक शंकु दिया है, शंकु में भी आधार के केंद्र पे ही एक आवेश रखा है, यानी अभी ये बंद पृष्ठ के भीतर नहीं है। यहां से देखेंगे नीचे से तो ये आवेश दिख जाएगा, इसको ढकना है पूरी तरीके से। तो ऐसा ही एक शंकु इसी के जैसा नीचे बना देंगे। बन गया। नीचे शंकु बनने के बाद आप वही वाली बात कर दोगे पूरी, कि पूरे शंकु का, या शंकु तो क्या बोले वैसे, कुछ अजीब सी आकृति बन गई है। इस पूरी वस्तु का जो फ्लक्स है, कुल फ्लक्स, वो कुल फ्लक्स है Q बटा एप्सिलॉन नॉट। हमें एग्जामिनर ने जो शंकु दिया था वो इस आकृति का आधा फ्लक्स रखेगा, पहले की तरह। आधी रेखाएं अगर ऊपर से जाएंगी तो आधी रेखाएं नीचे से भी जाएंगी, यानी आपका जो कुल फ्लक्स है उसका आधा ही उस भाग में से जाएगा जो प्रश्न में वास्तविकता में दिया गया था। ये देखिए कितनी आसानी से ये बात आ गई समझ में, और अपना आंसर भी आ गया है। इसे आप आराम से नोट कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हमें घन संबंधी प्रश्न करने हैं। एक बार आप यहां तक लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले घन संबंधी प्रश्नों की बात होगी। घन संबंधी प्रश्नों का सीधा सीधा मतलब है कि कोई घन होगा, उसमें अलग अलग स्थितियों पे आवेश उपस्थित होगा और आपको फ्लक्स पूछे जाएंगे। जैसे इसी प्रश्न को देख लीजिए, बॉडी सेंटर्ड चार्ज, इसका मतलब यह है कि घन के केंद्र पे Q आवेश उपस्थित है और हमें पूरे क्यूब का फ्लक्स बताना है। तो ये तो हम पहले ही जानते हैं कि जब भी किसी बंद वस्तु या बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश उपस्थित होगा, कहीं भी हो, अंदर होना चाहिए, अंदर किसी भी स्थिति पे आवेश हो तो उसका कुल फ्लक्स कितना आता है, Q बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो हिस्सा है, ये जो अलग रंग से दिखा रखा है, यानी घन के जो अलग अलग पृष्ठ होते हैं उनमें से किसी एक सतह पे, किसी एक पृष्ठ पे आपको फ्लक्स ज्ञात करना है, तो क्या होगा। देखिए, घन के केंद्र पे Q आवेश उपस्थित है, यानी चारों तरफ जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी हर पृष्ठ में बराबर बराबर विभाजित होंगी। घन में कुल 6 फेस होते हैं। घन के जो पृष्ठ है उसको फेस कहते हैं। टोटल 6 फेस होते हैं घन के अंदर, क्यूब के अंदर। और अगर टोटल 6 फेस की बात करें, यानी पूरे क्यूब की बात करें, तो क्यूब का फ्लक्स कितना होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सभी 6 फेसेस का मिला के Q बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स होता है। ये आपने पहले ही ज्ञात कर लिया। आपसे पूछा किसका है, एक फेस का, तो एक फेस का फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हैं कि सभी 6 फेसेस में बराबर बराबर टोटल Q बाय एप्सिलॉन नॉट गया, तो हर एक के हिस्से में कितना आया, Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो कि फ्लक्स का मान कितना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम एक ऐसा सवाल करते हैं जो एनसीईआरटी में भी है और एग्जाम में भी पूछा गया है। ये देखिए, एनसीईआरटी का प्रश्न है, मैं आपको समझा देता हूं हो क्या रहा है। बेसिकली एक वर्ग दिया है, यानी कि स्क्वायर दिया है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई a के बराबर है। फिर इसके बाद इसके केंद्र से, यानी इस वर्ग के केंद्र से a बटा 2 ऊंचाई पर, यानी इसकी भुजा की ऊंचाई या लंबाई की आधी लंबाई पर, आधी ऊंचाई पर Q आवेश उपस्थित है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। हमसे इस वर्ग का फ्लक्स पूछा है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, क्या दिमाग लगाएंगे इसमें। सबसे पहली बात तो यह है कि अभी इसमें कोई बंद पृष्ठ है ही नहीं। जब बंद पृष्ठ नहीं है तो आप डायरेक्टली यहां पे गॉस का प्रमेय उपयोग नहीं कर सकते। अगर आपको यहां पे गॉस का प्रमेय लगानी है तो गॉस की प्रमेय यहां लगाने के लिए सबसे पहले आपको एक बंद पृष्ठ खुद से काल्पनिक मानना पड़ेगा। और वो इस तरह से मानना होगा कि जो भी कुछ आप काल्पनिक आकार या आकृति की वस्तु बनाएंगे उसके केंद्र पे ये Q आवेश आ जाना चाहिए। तो देखिए, अगर आप सोच के देखें, यदि मैं यहां पर ऐसा मान लूं कि A भुजा का एक घन यहां उपस्थित है, यानी कि क्यूब उपस्थित है। क्यूब की भुजाएं किस लंबाई की हैं, A। तो आप देखेंगे कि जो आवेश आपका है वो a/2 ऊंचाई पर केंद्र पर स्थित है, यानी कुल ऊंचाई घन की है a। आपका आवेश कितनी ऊंचाई पर है, a बटा 2, यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एक घन यहां पर काल्पनिक मान लेने से हमारा जो आवेश है वो पूरे घन के
केंद्र पर आ गया है, यानी हमारा काम अब आसान हो गया है। तो हमने ऐसा मान लिया है कि जो वर्ग पहले से यहां पे दिया हुआ था वह घन का ही एक फेस था, क्यूब का ही एक फेस था। बाकी के 5 फेस हमने खुद से इमेजिन किए, इससे सममितता आ गई, आवेश केंद्र पे आ गया। अब आप आसानी से पहले की तरह कर सकते हो कि सभी 6 फेसेस का मिलाकर जो क्यूब बना है उस क्यूब का फ्लक्स कितना है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्या आपको एग्जामिनर ने सभी 6 फेस दिए थे क्या? नहीं, उसने तो एक ही दिया था, 5 तो आपने मान के 6 बना दिया उसको। यानी जिस एक फेस का फ्लक्स हमसे पूछा है, एक फेस का या एक स्क्वायर का हमसे पूछा था वर्ग का, उसका अब हम आराम से बता सकते हैं कितना हो जाएगा, Q बटा 6 एप्सिलॉन नॉट। यानी वही आंसर आ गया जो पहले हमारे पिछले भाग में हमने कॉन्सेप्ट में देखा था। इसको आप नोट कर लेंगे, और अगर डायग्राम बना चुके हों तो यहां से आप आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो कि दिया गया उत्तर जो है वो हमारे उत्तर से मैच हो रहा है, यानी आंसर एकदम सही है। तो ये आजादी आपको है कि अगर बंद पृष्ठ नहीं दिया है तो आप एक काल्पनिक पृष्ठ मान सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि जो आवेश आपको दिया है उसमें सममितता रहे। आप पृष्ठ ऐसा माने कि सभी जगह पर सममितता हो दिए गए पृष्ठ के साथ में। चलिए प्रैक्टिस करते हैं इसकी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कैसे कैसे शेप्स इमेजिन करने। आगे बढ़ता हूं। अगली डायग्राम में बात हो रही है फेस सेंटर्ड चार्ज की, यानी कि एक क्यूब दिया है, घन दिया है। घन में आप जानते हैं 6 फेसेस होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। इनमें से अगर हम आपसे बोलें कि किसी एक पृष्ठ के केंद्र पर, आप जानते हो कि जो घन होता है उसमें 6 वर्ग होते हैं, 6 स्क्वायर होते हैं, उनमें से किसी एक स्क्वायर के केंद्र पे अगर क्यू आवेश है तो अब हमको फ्लक्स ज्ञात करना है। बात वहीं की वहीं आ जाती है कि अभी ये बंद पृष्ठ नहीं है, क्योंकि आप दाईं ओर से देखेंगे तो एक क्यू आवेश आपको इस चित्र में नजर आ रहा है, यानी अब ये पूर्ण रूप से ढका हुआ नहीं है। गॉस की प्रमेय लगाने के लिए आपका क्यू आवेश बंद पृष्ठ के अंदर स्थित होना चाहिए, भीतर स्थित होना चाहिए। तो इसको बंद करना है, यानी आपको खुद से एक काल्पनिक कुछ और आकृति यहां बनानी होगी। उसमें मैंने आपको शर्त समझा दी थी कि सममितता होनी चाहिए, कुछ भी नहीं मान सकते। यानी एक घन था तो मैंने इसकी साइड में एक ऐसा का ऐसा इतनी ही भुजाओं वाला एक घन खुद से काल्पनिक मान लिया। यह तो दिया गया था, ठीक है। और यह है गॉस की प्रमेय लगाने के लिए जो हमने काल्पनिक यहां पे अज्यूम किया है, मान लिया है अपने आप से, ये वो है, ठीक है, काल्पनिक है। ठीक है, पर जो भी हो, ब्लू वाला एग्जामिनर ने दिया था, रेड वाला आपने काल्पनिक मान लिया। जो पूरा डायग्राम बना है, क्या क्यू आवेश उसके केंद्र पे आ गया? बिल्कुल आ गया है। क्या केंद्र से दोनों ओर बराबर संख्या में विद्युत बल रेखाएं जाएंगी? बिल्कुल जाएंगी। ये देखो, जितनी बल रेखाएं बाईं ओर जाएंगी उतनी ही विद्युत बल रेखाएं दाईं ओर जाएंगी। यानी सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो दोनों घनों का मिलाकर के, दोनों क्यूब्स का मिलाकर के जो फ्लक्स आ रहा है वो आ रहा है Q बटा एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पूरे डायग्राम के अंदर Q आवेश है एक, लेकिन ऐसे 2 क्यूब लगाने पड़े थे ना हमको। क्या क्वेश्चन में 2 दिए थे क्या? नहीं, क्वेश्चन में तो एक ही था। ये जो डार्क वाला दिखा रखा है ये था, डॉटेड वाला हमने खुद से माना है। 2 क्यूब्स का Q बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो बताइए एक क्यूब का फ्लक्स कितना हो जाएगा? Q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। यानी यहां भी जो आपका आवेश था वो एक वर्ग के केंद्र पे था, उसे ढकने के लिए हमने एक घन वहां पे और माना, फिर पूरा आवेश अंदर आ गया है। सममितता के कारण आधा फ्लक्स एक में आधा दूसरे में, तो एक के हिस्से में कितना आया? Q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले भाग में देखते हैं आवेश की स्थिति कहां पर है। एज सेंटर्ड चार्ज, एज सेंटर्ड चार्ज ये दिया गया चित्र है। देखिए, एक घन है और इसकी जो भुजाएं हैं, जो भुजाएं हैं आप देख सकते हो, 4 आगे 4 पीछे और 4 इनको आपस में जोड़ती हुई 12 भुजाएं हैं। जो घन के अंदर भुजाएं हैं वो 12 भुजाएं हैं। उन 12 में से किसी एक भुजा के केंद्र पर, उन 12 में से किसी एक भुजा के केंद्र पर Q आवेश स्थित है।
क्या ये पूरी तरह से ढका हुआ है? बिल्कुल नहीं। यानी इसको ढकने के लिए पहले की तरह हमें और घन यहाँ पे रखने पड़ेंगे। कितने रखने पड़ेंगे? पहले मैंने एक साइड में रखा, ठीक है, क्या ये ढक गया? क्या नहीं। क्यों नहीं ढका? क्योंकि अभी ये ऊपर से नजर आ रहा है। यानी फिर मैंने एक ऊपर यहाँ रखा और एक ऊपर यहाँ रखा। कुल कितने घन लग गए? 4। 4 क्यूब रखने पड़े, तब जाकर के हमारा दिया गया क्यू आवेश कहाँ आया है? इस पूरे चित्र के केंद्र पे आया है। अंदर भी आ गया, केंद्र पे भी आ गया। चारों क्यूब का मिलाकर जो फ्लक्स आया वो आया Q बटा एप्सिलॉन नॉट। तो एक के हिस्से में, क्योंकि परीक्षक ने तो हमें एक ही दिया था, क्वेश्चन में तो हमें एक ही दे रखा था, तो एक के हिस्से का फ्लक्स कितना हो गया? Q बटा 4 एप्सिलॉन नॉट। तो ये सावधानी से काम करते हुए आपको इसमें आगे बढ़ना है। ये आपका उत्तर है, ठीक है जी। Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट के हिसाब से आपका आंसर आएगा। तो ओरिजिनल डायग्राम देख लो, ये डायग्राम था, इसको ढकना था, सममितता के साथ ढकना था। तो जैसा घन दिया था उसी आकार के घन हमने 3 और रखे, टोटल 4 हो गए। तो हर एक के हिस्से में Q बटा 4 1/4 फ्लक्स आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये वाला भी समझ लिया। अब मैं ऐसा करता हूं, आवेश को मैं किसी एक कोने पर रख के देखता हूं क्या होता है। तो चार्ज एट वन कॉर्नर, ये है वास्तविक चित्र जो हमें प्रश्न में दिया गया है। एक घन है, उसके एक कोने पे आवेश उपस्थित है। कोने पर जो आवेश उपस्थित है, क्या वो बंद पृष्ठ के भीतर है? नहीं, अभी तक बंद पृष्ठ के भीतर नहीं है। क्या करना पड़ेगा? अपने आप से कुछ घन आपको यहां पर काल्पनिक मानने पड़ेंगे और वो सममितता के साथ मानने पड़ेंगे, जिससे पूरी आकृति बनने पर, पूरा चित्र बनने पर आपका जो दिया गया आवेश था वो कहां आ जाना चाहिए? पूरे स्ट्रक्चर के केंद्र पे आ जाना चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले जो दिया गया था उसको तो रखे रखा, वैसे के वैसे एक घन को और रखते हैं, फिर एक को और रखते हैं, एक को और रखते हैं। चारों नीचे रख दिए, लेकिन अभी भी आपको ये आवेश इस चित्र में ऊपर से नजर आ रहा है ना। यानी अभी ये पूरी तरह से नहीं ढक पाए, हम अंदर नहीं है, केंद्र पे नहीं है, पूरा आवेश अंदर होगा तभी गॉस की प्रमेय लगेगी। तो ऐसे 4 जैसे आपने नीचे रखे हैं, वैसे ही 4 अब आप ऊपर रख देंगे, ठीक है। टोटल कितने आपके क्यूब लग गए? 8। 4 नीचे और 4 ऊपर। चाहे तो वापस से देख सकते हैं, ये वास्तविक चित्र था जो दिया गया था। एक क्यूब दिया था, एक क्यूब का हमको फ्लक्स निकालना था, लेकिन अभी गॉस की प्रमेय लग नहीं सकती, तो हमने 4 रखे नीचे। यहां तक की बात समझ में आ गई। फिर ऐसे ही 4 रखे ऊपर। कुल कितने हो गए? 8। यानी आप क्या बोल सकते हैं कि 8 क्यूब्स का फ्लक्स है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 8 रखने के बाद में केंद्र पे आ गया है आवेश। यानी 8 में जो फ्लक्स जाएगा वो बराबर मात्रा में विभाजित होगा। तो 8 क्यूब्स का Q बाय एप्सिलॉन नॉट, हमें पूछा कितने का है? 1 का। तो हर एक के हिस्से में कितना आया? Q बटा 8 एप्सिलॉन नॉट। ये चीज है, ध्यान से करनी है, ठीक है जी। ये आंसर आ गया आपका Q बाय 8। लेकिन ये तो बात हुई है पूरे घन के फ्लक्स की, पूरे क्यूब के फ्लक्स की। अब हम इसी सिचुएशन के अंदर और बातें करते हैं। तो यहां तो आप लिख लीजिए यहां तक, तो फिर हम एक चीज और इसके बारे में इंटरेस्टिंग आपको बताते हैं। ये देखिए, यदि आवेश एक कोने पर रखा हो, यानी वही पिछला वाला सिचुएशन है, पिछला वाला ही डायग्राम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन बोल क्या रहे हैं आपसे कि जब आवेश कोने पर रखा है तो घन का फ्लक्स तो Q बाय 8 आ गया था अपने पास। ये घन का फ्लक्स तो Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट आ गया था। लेकिन अगर आप किसी पृष्ठ का फ्लक्स बताना चाहें तो क्या होगा? उसके लिए फिर हमको एक एक सिचुएशन को देखना पड़ेगा ध्यान से, और उसको देखने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर डायग्राम बनाऊंगा और उसके हिसाब से उसको हल करेंगे। ये देखिए, ये मैंने एक वर्ग बनाया, ठीक है। मान लीजिए इसी का एक वर्ग ले लिया। Q आवेश इसके एक कोने पे स्थित है, मान लो, है ना। मैंने कौन सा बना दिया? सपोज FEAB वाला बना दिया। यहां से जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, वो विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ पे इस तरह से गुजरेंगी, इस पृष्ठ से। अब आप देख सकते हैं कि जो विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं ई सदिश, उन विद्युत बल रेखाओं का क्षेत्रफल सदिश के साथ
क्षेत्रफल सदिश कहाँ लिया जाता है, लंबवत बाहर की ओर। कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री किस किस के बीच में, ई सदिश में और क्षेत्रफल सदिश में, विद्युत क्षेत्र में और एरिया वेक्टर में जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब क्या करें सर, 90 डिग्री पे आपने बताया था फ्लक्स कितना होता है, 0। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर किसी समतल पृष्ठ पर कोई आवेश कहीं भी रखा हो, चाहे कोने पे रखा हो, बीच में रखा हो, कहीं और रखा हो, हमेशा एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। और 90 डिग्री पे फ्लक्स हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री पे फ्लक्स हमेशा 0 होता है। तो आप तो सिंपल लैंग्वेज में ये बात ध्यान रखो कि किसी भी पृष्ठ से, जैसे यहां पे अगर मैं आपको बताऊं तो यहां ऐसे 3 पृष्ठ हैं जिनमें क्यू आवेश टच कर रहा है, उपस्थित है, स्पर्श कर रहा है। कौन कौन से, एक तो ए बी एफ ई वाला जो पृष्ठ है उसके कोने पे आप देख सकते हैं क्यू आवेश है। ऐसे ही ये दाईं ओर एफ सी एच जी वाला जो पृष्ठ है इस पर भी क्यू आवेश स्पर्श कर रहा है, कोने में है। और जो पीछे की ओर दीवार है सी बी एफ जी वाला जो पृष्ठ है पीछे की ओर, उस पर भी ये क्यू आवेश टच कर रहा है ना। तो कोने वाला जो बिंदु है उस पर उपस्थित क्यू आवेश 3 पृष्ठों पर उपस्थित है। और जब भी किसी पृष्ठ पे कोई आवेश उपस्थित होता है उसके कारण फ्लक्स हमेशा कितना होता है, 0। वही बात यहां पे भी लिखी हुई है फेयर के अंदर कि ए बी एफ ई यानी छत हो गई इस क्यूब की। दूसरा बी एफ जी सी कौन सा हो गया, पीछे वाली दीवार हो गई बी एफ जी सी। और तीसरा ई एफ जी एच आप देखेंगे तो दाईं ओर की दीवार है ई एफ जी एच। ये 3 पृष्ठ ऐसे हैं जिनमें आवेश टच कर रहा है, उस पर उपस्थित है, यानी कोण जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में होगा वो 90 डिग्री होगा। इस कारण से इन 3 पृष्ठों का फ्लक्स 0 हो जाएगा। ये बात है सीधी सीधी, ठीक है। बाकी कितने पृष्ठ बचे, 3। अच्छा, ये आप पहले से जानते हो कि कोने पे जब आवेश रखा जाता है तो पूरे घन का फ्लक्स Q/8 एप्सिलॉन नॉट आता है। देखो पीछे आपने निकाला था, जब कोने पे आवेश रखा होता है तो पूरे घन का फ्लक्स कितना आता है, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये Q/8 एप्सिलॉन नॉट सभी 6 पृष्ठों में बराबर बराबर विभाजित नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि 3 का तो 0 ही हो गया। यानी Q/8 एप्सिलॉन नॉट जो पूरे क्यूब का फ्लक्स था वो केवल 3 भागों में विभाजित होगा, क्योंकि टोटल 6 में से 3 का तो 0 है। तो बाकी जो 3 है, जैसे यहां पे दिखा रखा है ये शेडेड वाला, ये जो रेखांकित किया है, छायांकित किया है, उसको आप देख सकते हो, उसका फ्लक्स 0 नहीं होगा क्योंकि उस पर क्यू आवेश उपस्थित नहीं है। इससे बहुत दूर क्यू आवेश है, यहां पे 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है। तो आप जो आवेश का फ्लक्स निकाल के लाए हो Q/8 एप्सिलॉन नॉट पूरे घन का, वो केवल 3 बराबर भागों में विभाजित होगा जिनके फ्लक्स अशून्य है। जो नीले वाले मैंने बनाए थे यहां पर, उन पृष्ठों के फ्लक्स शून्य है, बाकी सब तीनों में वो बराबर विभाजित हो जाएगा। तो एक के हिस्से में कितना आया, Q/24 एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर आपका आप देख सकते हैं मैच हो गया है, ठीक है। ये ध्यान से देख लीजिए और लिख लीजिए इसको। ये याद रखिएगा, किसी समतल पृष्ठ पे कोई क्यू आवेश कहीं भी उपस्थित हो, हमेशा उस पृष्ठ का फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में और एरिया वेक्टर में एंगल हमेशा 90 डिग्री आ जाएगा। इससे आप नोट कर लेंगे। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, आगे के प्रश्नों में भी इसको मैं डायरेक्टली यूज करने वाला हूं। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए, छायांकित भाग से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करें। तो यहां भी एक घन दिया है, एक आवेश तो इसके केंद्र पे उपस्थित है और दूसरा आवेश एक कोने पे उपस्थित है। इन दोनों के कारण ये जो छायांकित भाग है, यानी एक पृष्ठ है क्यूब का, उसकी हमें फ्लक्स बतानी है। तो हम कह सकते हैं कि जो छायांकित भाग है उसका फ्लक्स मान लेते हैं फाई है। अब यहां पे 2 फ्लक्स निकलेंगे, एक तो उस आवेश के कारण जो केंद्र पर उपस्थित है, दूसरा उस आवेश के कारण फ्लक्स जो कोने में उपस्थित है। कोने वाले आवेश के कारण
और केंद्र वाले आवेश के कारण जो दोनों फ्लक्स होंगे उनको हम जोड़ देंगे। जो फ्लक्स है वो अदिश राशि है, अदिश राशि है मतलब हमें कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा जोड़ देंगे। सबसे पहला जो हमने आज सिचुएशन देखा था, चित्र देखा था, उसमें केंद्र के कारण हमने फ्लक्स ज्ञात किया था। केंद्र के ऊपर उपस्थित आवेश के कारण पूरे घन का फ्लक्स तो q बाय एप्सिलॉन नॉट आया था, लेकिन एक पृष्ठ का, एक वर्ग का, एक फेस का फ्लक्स कितना आया था? q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, छोटा q दिया हुआ है तो हम भी छोटा q ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये लीजिए, अगर याद ना आ रहा हो तो थोड़ा सा पीछे चल के देख लो। एकदम जो पहली स्लाइड आज हमने करी थी वहां जाके आप देख सकते हो कि जो एक फेस का फ्लक्स आया था वो कितना आया था? q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट मैं वहां पे डायरेक्टली यूज कर रहा हूं। फिर इसके बाद में कोने पर उपस्थित आवेश के कारण एक फेस का फ्लक्स कितना आया था? कोने पर उपस्थित, ये रहा देखो, q बाय 24। एक कोने पर उपस्थित आवेश के कारण ऐसे वर्ग, ऐसे पृष्ठ का फ्लक्स जो उस पर स्पर्श ना हो रहे हो वो आता है q बाय 24। वो भी मैं यहां लाके लिख देता हूं डायरेक्ट, क्योंकि आप देख सकते हैं जो छायांकित पृष्ठ है उस पर वो कोने वाला आवेश नहीं है, इसलिए इसका फ्लक्स जीरो नहीं होगा। ये दोनों आप जोड़ देंगे तो ये फेयर में आपके पास में यह आंसर दे रखा है ना, इसको आप लिख सकते हैं। तो जो हमने किया है वही यहां है, सेम टू सेम, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये फेयर वर्क प्लीज नोट कर लें। तो ये जो बेसिक वैल्यू है ये याद रहेंगी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं तो वहीं पे हैंड टू हैंड निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए तो आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, यहां एक आकृति आपको दिखा रखी है, थीटा कोण की एक आकृति है और इसे ज्योमेट्री का फ्लक्स हमसे पूछा है। यदि थीटा बराबर एक बार 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे तो आंसर में क्या आएगा ये बताना है। तो कैसे करेंगे इस प्रकार के प्रश्न को? देखो, सबसे पहले तो आपको क्या काम करना है, इस आकृति को पूरा करना है। जैसा मैंने पहले किया, अलग अलग घन रख के हम आवेश को केंद्र पे ले आए थे, वही काम यहाँ पे होगा। तो मैंने ये आकृति वापस बनाई समझने के हिसाब से केवल। ये मान लेते हैं, सबसे पहला चित्र बनाता हूं 30 डिग्री के लिए। 30 डिग्री का यहां पे कोण है। 30 डिग्री की ये जो अजीब सी आकृति है, इसे पूर्ण करने के लिए ऐसी ही और आकृतियां आपको यहां रखनी होंगी जिससे ये पूरी एक चक्ति बन जाए। इस प्रकार से हमें कुछ बनाना होगा, है ना, एक पूरी 360 डिग्री के कोण को कवर करना होगा। अब आप ये बताइए, 360 डिग्री के पूरे कोण को कवर करने के लिए 30 डिग्री की ऐसी कितनी आकृतियां लगानी होंगी? तो आप भाग देके देख लो, 360 में 30 का, तो आपको मालूम चलेगा कि 12 ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों को चारों तरफ से आप जोड़ोगे ना, तब जाकर के ये आपका पूरा कवर होगा। टोटल 12 ऐसे टुकड़े आपको आपस में जोड़ने होंगे, जिसके बाद में जाकर के आपका ये पूरा सर्कल बनेगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर लेंगे 12। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सारे 12 पीसेस लगाने के बाद भी, 12 टुकड़े जोड़ने के बाद भी आपका आवेश पूरी तरह से ढक नहीं पाएगा, क्योंकि आवेश ऊपर रखा है ऐसे। यानी अगर मैं यहां पर बनाऊं तो इस प्रकार से आवेश है ऊपर की ओर। 12 टुकड़े नीचे रखने के बाद भी आवेश ऊपर से दिखेगा, जैसे घन के कोने वाले में दिख रहा था ना, 4 नीचे लगाने के बाद फिर 4 ऊपर और लगाने पड़े थे। वैसे ही अगर 12 टुकड़े नीचे लगाए हैं तो आपको 12 ऊपर और लगाने पड़ेंगे। कुल 24 टुकड़े लगाओगे तब जाके आपका ये पूरा ढक पाएगा ढंग से। ठीक है, तो चित्र बनाना आवश्यक नहीं है, आराम से हम मैथमेटिकली कर सकते हैं कि देखो भैया 12 और 12 कुल 24 टुकड़े हैं, 24 ऐसी आकृतियां हैं। उन 24 आकृतियों के लिए फ्लक्स कितना है? q बटा एप्सिलॉन नॉट है। तो एक के हिस्से में कितना आया? q बटा 24 एप्सिलॉन नॉट। क्या आपका आंसर मैच हो गया? ये देखिए, पहले भाग में 30 डिग्री के लिए जो आंसर दिया हुआ है वो बिल्कुल मैच हो गया। तो ऐसे मैंने अलग अलग कोण दिए हैं, उनमें आपको सब सॉल्व करना है और ये आंसर आपको अगर आ जाता है मतलब आपने सही से किया है। तो आप ये चूंकि का नियम या यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो, नहीं तो एक फॉर्मूला बना सकते हो जनरल। फॉर्मूले से आप करोगे
तो बहुत आसानी से आप काम कर सकते हो और आप ये भी सीख जाओगे फॉर्मूले बनाते कैसे हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 360 बाई 60 डिग्री करके हमने 12 टुकड़े ज्ञात किए थे, ठीक है। 12 टुकड़े हैं यानी फ्लक्स 12 भागों में विभाजित हुआ, लेकिन 12 के बाद 12 ऊपर और लगाने पड़े, यानी 12 और 12 24 टुकड़ों में आपका फ्लक्स बराबर बराबर विभाजित हुआ। तो फ्लक्स कितनी बार विभाजित हो रहा है वो देख लो कि भाई ठीक है, थीटा बटा 360 इतने भाग हैं, डिनोमिनेटर में देखते हैं तो, है ना। हर एक थीटा के हिस्से में कितना फ्लक्स आया, थीटा बाय 360, लेकिन ऊपर नीचे के मिला के ऊपर वाले थीटा और नीचे वाले थीटा में आधा आधा फ्लक्स आया। तो थीटा बाय 360 और वो भी आधा डिवाइड हो गया ऊपर नीचे के हिसाब से, तो ये आपका एक जनरल फॉर्मूला बन गया। चेक भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, आप चेक करो इसको कि ये सही है या गलत है। तो इस फॉर्मूले के अंदर मैं 30 डिग्री पुट करके देखता हूं, अगर आंसर आ गया तब तो ये फॉर्मूला सही है, वरना गलत है। तो देखिए पहला जो चित्र है उसमें ये फॉर्मूले का 1/2 तो वैसे का वैसा छोड़ दिया। कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री के हिसाब से विभाजन होगा कुल 360 को कवर करने के लिए। वो जो फ्लक्स आएगा वो भी ऊपर नीचे के हिसाब से नीचे वाले हिस्से में आधा ही आएगा। और डिवीजन करना किस में से, टुकड़े किसके करने हैं, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। वैल्यू पुट करके देखते हैं आंसर सही आ रहे हैं या गलत आ रहे हैं। तो 0 से 0 कट कर दिया आपने, 3 को काटा तो ये देखिए 12 आ गया नीचे, 2 आगे लगा ही रखा था, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कुल मिला के क्यू बटा 24 एप्सिलॉन नॉट आपका क्या आ गया, फ्लक्स। तो ये आप एक फॉर्मूला बना करके भी इसको उपयोग कर सकते हो। मतलब अब आपको कुछ नहीं करना, आप चाहो तो जैसे मैंने पहले करके दिखाया कि 24 का इतना है तो 1 का कितना, या तो वैसे कर लो, चाहो तो सीधा ये जो कोण दिए हैं एक एक करके यहाँ पे थीटा के स्थान पर डिग्री में पुट कर देना और आपके आंसर ये वाले अगर आ जाते हैं तो आप सही कर रहे हो, वरना गलत कर रहे हो। तो उम्मीद है बाकी के भाग आप खुद कर सकते हैं। ये आपका एक तरह से होमवर्क हो गया और आंसर मैच करने के लिए आंसर यहाँ दिए ही हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये मैंने सॉल्व भी करके बता दिया है, तो यहाँ से तो आप मेथड लिख सकते हो, ठीक है। और अगर फॉर्मूला लिखना है तो यहाँ से आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान से नोट कर लें। फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। ये एक प्रश्न, ये भी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे 2 बातें पूछी गई हैं। एक चित्र दिया है आपको और उस चित्र में पूछा है कि पूरे घन का फ्लक्स कितना है, ये बताइए एक तो। दूसरा आपसे क्या पूछा है, छायांकित भाग, ये रहा छायांकित भाग, नीचे वाला जो पृष्ठ है उसको छायांकित करके बोला है कि इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो चलिए पहले भाग को एक बार मैं समझा देता हूं, फिर फेयर वर्क से आप नोट कर लेना। सबसे पहले भाग में क्या बोला जा रहा है कि घन का फ्लक्स बताना है। तो आप आवेशों की स्थिति देखो, आवेश कहां पे है, आवेश कोनों पे रखे हैं। कोने वाले आवेश के कारण घन का फ्लक्स कितना आता है, सर Q बटा 8 आता है, आपने बताया था, ठीक है। तो Q1 आवेश के कारण Q1 बटा 8, Q2 आवेश के कारण Q2 बटा 8, Q3 के कारण Q4 के कारण, ऐसे करके कहां तक जाएंगे, Q8 बटा 8 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आ जाएगा कुल फ्लक्स। फिर Q1 Q2 Q3 से लेके Q8 तक का वैल्यू आप पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रश्न आपने लिख लिया होगा। अब मैं फेयर सॉल्यूशन दिखा देता हूं आपको कि देखिए सभी आवेश कोने पर स्थित हैं, तो हर एक के कारण Q/8 ऐसे कर करके Q8/8 तक बढ़ते जाओ। 1/8 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 का गुणा कर दिया, सारे आवेशों का योग हो जाएगा। अब ये तो एक फेयर कैलकुलेशन है, आप अप्रॉक्स में निकाल लेना, यहां से लगभग भी आंसर निकाल देंगे और इसके साथ मिला के देख लेना, लगभग उतना ही आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो ये इस तरह से पूरे घन का हमने फ्लक्स ज्ञात कर लिया। ले दो, ये तो पहला भाग हो गया, फर्स्ट पार्ट। लेकिन सेकंड पार्ट में क्या पूछा जा रहा था, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा था छायांकित भाग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। अब छायांकित भाग देखो क्या है, छायांकित भाग घन का ही एक पृष्ठ है, यानी क्यूब का ही एक फेस है, लेकिन उस फेस में भी 4 ऐसे आवेश हैं जो समतल पृष्ठ को स्पर्श कर रहे हैं, उस पर उपस्थित हैं, यानी इन चारों के कारण
इन चारों के कारण फ्लक्स कितना होगा? 0। किस पर? शेडेड रीजन पे, छायांकित भाग पे। जैसा कि पहले आपको सिखाया था, अगर किसी समतल पृष्ठ पे आवेश होता है तो कोण 90 डिग्री का बन जाता है विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच में, इस कारण से वहां फ्लक्स 0 हो जाता है। लेकिन 4 ऐसे भी आवेश हैं जो स्पर्श नहीं कर रहे हैं उस समतल को, उनके कारण आप फ्लक्स फिर ज्ञात कर लेंगे। कौन कौन से हैं वो चारों? ये 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम। अब बात आती है कि सर इनका फ्लक्स कितना होगा? बड़ा आसान है निकालना। देखो, जैसे इन चारों का 0 हो गया था, अच्छा ये आगे फेयर में सब दिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे उन चारों का 0 हो गया था, याद करिए कि ऐसे कोने वाले आवेश जो पृष्ठ पे नहीं थे, उनके कारण कितना फ्लक्स आया था पृष्ठ का? तो वो आया था Q/24। इनमें से हर एक के कारण जो फ्लक्स होगा वो Q/24 होगा, यानी कुल फ्लक्स Q1/24, Q2/24 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे करके कहां तक जाएंगे? Q4। इन चारों का निकल जाएगा, वो फिर आपका आंसर हो जाएगा। तो वो आगे फेयर में हमने आपके लिए लिख के रखा है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ता हूं, तो ये तो पहला भाग था जो हम हल कर चुके हैं। दूसरे भाग का सॉल्यूशन देखिए, ये रहा। तो टोटल 8 में से 4 का फ्लक्स तो 0 हो गया था, जो 4 बाकी हैं उनमें से हर एक का Q/24 है। वो वैल्यू आप ला के यहाँ पे पुट करते जाओ और सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्स में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। इसे नोट कर लिया है, फिर आगे बढ़ा जाएगा। ये एक ऐसा प्रश्न है जो AIPMT में पूछा जा चुका है, यानी आया हुआ सवाल है। देखते हैं क्या इसमें पूछ रहे हैं हमसे। एक बिंदु आवेश Q बेलन के भीतर सममित रूप से स्थित है। सममित रूप से स्थित है, इसका मतलब ये बेलन बना दिया हमने, बेलनाकार वस्तु कोई भी, तो इसके केंद्र पे Q आवेश होगा तभी सममित होगा। यदि इसके वक्रीय भाग से, वक्रीय भाग का मतलब अगर A है तो A तो वृत्ताकार है, C भी वृत्ताकार है, B वक्रीय भाग है। वक्रीय भाग का मतलब हो गया B। इसके वक्रीय भाग से गुजरने वाला फ्लक्स यदि फाई है, यानी फ्लक्स B कितना दे रखा है हमको? फाई, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। तो वृत्तीय भाग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? मान लेते हैं कि वृत्तीय भाग से गुजरने वाला फ्लक्स मान लो कितना है? फाई डैश है। तो आप ये तो जानते ही हैं अब तक कि पूरे बेलन का फ्लक्स कितना होगा? Q/एप्सिलॉन नॉट, पूरे बेलन का, क्योंकि Q चार्ज अंदर है, उस हिसाब से Q/एप्सिलॉन नॉट। और दूसरी बात, ये फ्लक्स अभी क्या होगा? विभाजित होगा। कितने भाग में? A, B और C, 3 भागों में। टोटल जो कुल फ्लक्स है, कुछ तो A में गया होगा, कुछ C में गया होगा, कुछ B में। तो मैं बेलन के फ्लक्स को ऐसे लिख सकता हूं क्या? फाई A प्लस फाई B प्लस फाई C बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करेंगे? आप जान रहे हैं कि B का फ्लक्स तो फाई दिया गया था, ठीक है, तो फाई B के स्थान पर मैंने फाई लिख दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप देखना ध्यान से चित्र के अंदर, जितनी विद्युत बल रेखाएं A में से गुजरेंगी, समान कोण होने के कारण उतनी ही बल रेखाएं C में से गुजरेंगी। देखो यहां जितना कोण बन रहा है ना बाईं ओर के वृत्ताकार के ऊपर, उतना ही दाईं ओर भी बन रहा है। यानी जितनी रेखाएं बाईं ओर जाएंगी उतनी ही रेखाएं दाईं ओर, तो लेफ्ट राइट का फ्लक्स बराबर हो गया। मतलब मैं ये कह सकता हूं क्या कि फाई A, या इसको हटा दीजिए एक बार, और यहां जो रिजल्ट है वो हम यहां से समझ के लिख सकते हैं कि फाई A बराबर है फाई C के। देखो जितनी बल रेखाएं A में गई उतनी ही C में भी गई, तो फाई A और फाई C आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। तो क्यों ना इसको जो हमने नाम दिया था फाई डैश, क्योंकि वृत्ताकार का फ्लक्स हमने पहले से फाई डैश माना हुआ है, वो लिख सकते हैं। तो फाई A को भी हम फाई डैश लिख सकते हैं और फाई C को भी हम फाई डैश लिख सकते हैं Q/एप्सिलॉन नॉट, यानी 2 फाई डैश बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। ये सब पीछे फेयर में है, केवल आप समझते चलिए कि देखो इन दोनों का फ्लक्स आपस में बराबर होगा, B का दिया हुआ ही था। चलो इसका एक बार फेयर सॉल्यूशन भी देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए
कैसे सॉल्व करा है हमने, ये देखो वही सारी बात हो रही है। ए और सी के फ्लक्स आपस में बराबर हैं। पूरे सिलेंडर का फ्लक्स कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। उसके बाद में ए बी और सी जैसे मैंने किया था सेम टू सेम, ए बी और सी तीनों के फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर हैं। ए और सी का फ्लक्स बराबर है कितना, फाई डैश, देखो सेम वही, ए और सी का फ्लक्स बराबर है फाई डैश। फिर आगे बढ़ेंगे, बी को फाई दे रखा है एग्जामिनर ने और 2 फाई डैश आ गया उसके बराबर, जो हमारी वैल्यू आई थी यहाँ पे देखो 2 फाई डैश बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, 2 फाई डैश बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। फाई डैश ही हमको ज्ञात करना था, वही वृत्ताकार भाग का फ्लक्स है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक प्रकार से आंसर हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये ऐसा एक प्रश्न है जो AIPMT में आया हुआ है, ठीक है, 3 भागों में विभाजित होगा। अब आप कह सकते हैं कि सर तीनों बराबर क्यों नहीं विभाजित हुए इस पर, तो उसके पीछे एक कारण है। देखो यहां पे क्या हो रहा है ना, जैसे इधर इस डायग्राम में देख लो आप, तो इस चित्र को समझते हैं कि फ्लक्स बराबर बराबर क्यों नहीं बांटा। फ्लक्स बराबर इसलिए नहीं बांटा क्योंकि जो Q आवेश के कारण हमारे पास में फ्लक्स का विभाजन हो रहा है, जितना बड़ा कोण होगा फ्लक्स का विभाजन भी उसी समानुपाती होगा। मतलब यहां पे आप देखेंगे तो एक कोण बन रहा है, मान लो कुछ भी नाम दे दिया, ओमेगा नाम दे दिया, उतना ही कोण इस Q के कारण आप देखेंगे कि दाईं ओर वाले वृत्ताकार पर भी समान कोण बन रहा है। इस कारण से ये जो A था और ये जो C था, इनके फ्लक्स आपस में बराबर हो गए हैं क्योंकि इनके कोण केंद्र पे बराबर बन रहे हैं। लेकिन अगर आप इसके वक्रीय भाग को देखेंगे, ये वाला, तो यहां जो कोण बन रहा है वो ओमेगा के बराबर तो बिल्कुल नहीं है। यानी ए और सी के फ्लक्स तो आपस में बराबर होंगे, पर सी और बी वाला जो है वक्रीय भाग जो है वो फ्लक्स उसके बराबर नहीं हो सकता है। तो जो जिन 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 में सममितता है, जिन जिन में कोण बराबर हैं, वहां पर तो हम बराबर रूप से फ्लक्स को बांट सकते हैं, लेकिन जहां कोण अलग होगा तो वहां फ्लक्स भी अलग ही आएगा। तो ये आप ध्यान से लिख लो। ये वो प्रश्न हो गए हैं जिनमें हमें गॉस की प्रमेय का यूज करके फ्लक्स ज्ञात करना था। अब जो अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं उसमें गॉस की प्रमेय के हम पढ़ेंगे अनुप्रयोग। अभी भी गॉस की प्रमेय पढ़ रहे थे, लेकिन अभी हम केवल फ्लक्स ज्ञात कर रहे थे, ठीक है ना। अभी तक हमने गॉस की प्रमेय का उपयोग केवल फ्लक्स ज्ञात करने के लिए किया है। अगली क्लास से हम गॉस की प्रमेय का प्रयोग विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए करेंगे। यानी एक तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले पढ़ा है उसको आगे बढ़ाना है, वो पूरा नहीं हुआ था। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती हैं जब हम गॉस की प्रमेय से ज्ञात करते हैं, तो वो अब हमको यहाँ से नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करनी है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है गॉस के अनुप्रयोग में एक समान आवेशित लंबे बेलनाकार पाइप के बारे में। यानी अगर मैं चित्र बनाऊं तो ये एक बेलनाकार वस्तु है कोई, और इसके ऊपर ये बता रखा है कि ये लेंथ इसकी बहुत ज्यादा है, लंबी तार है बेसिकली। इसके पृष्ठ पे सारा का सारा आवेश है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां लिखा हुआ है कोश है, यानी अंदर से एक खोखला है, इसमें अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं है। मान लीजिए कि इसकी जो खुद की त्रिज्या है वो है कैपिटल R और इस पे जो आवेश है वो Q है। अब आपको 3 बिंदु दिए जाएंगे। आगे जब आप फेयर वर्क देखोगे रफ डायग्राम के बाद में, तो 3 अलग अलग बिंदुओं पे हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। एक तो बाहर स्थित किसी बिंदु पे, मान लीजिए A, एक इसके पृष्ठ पे स्थित किसी बिंदु पे यानी B, और एक भीतर स्थित किसी बिंदु पे यानी कि C। अब देखो A बिंदु पे जब आप विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हो और आप किसका उपयोग करना चाहते हो, गॉस प्रमेय का उपयोग करना चाहते हो, तो सबसे पहली समस्या यहाँ पे ये आ रही है कि यहाँ बंद पृष्ठ है ही नहीं। अगर गॉस की प्रमेय लगानी है तो पहली शर्त मैंने आपको बताई थी कि वहां एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, दिया गया पृष्ठ कैसा है, दिया गया आवेश किस आकार का है, बेलनाकार है। यानी आप जो गॉसीय पृष्ठ मानेंगे वो भी कैसा मानेंगे आप, बेलनाकार, है ना। यानी जिस बिंदु पे आपको क्षेत्र ज्ञात करना था उसी बिंदु से गुजरता हुआ आप एक गॉसीय पृष्ठ बनाएंगे। बिंदु की मैंने स्थिति थोड़ी सी बदल दी है ताकि डायग्राम साफ साफ बन जाए। देखिए अब यहां से हम इसका प्रॉपर एक तरह से गॉसियन सरफेस बना सकते हैं। यानी दिए गए आवेश के आकार का ही मैंने गॉसीय पृष्ठ लिया है,
जो उस बिंदु से गुजर रहा है जिस पे हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था। तो ए बिंदु पे ज्ञात करना था। अब क्या करेंगे, ए बिंदु पे आप एक क्षेत्रफल का छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे ds सदिश, यानी एरिया वेक्टर, और धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा रहेगी वो बाहर, त्रिज्या की अनुदिश बाहर की ओर रहेगी। इस कारण से आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, वो बाहर की ओर है, ds सदिश भी बाहर की ओर है। यानी ए बिंदु पे जो थीटा का मान है वो कितना है, 0 डिग्री है, और cos 0 कितना होता है, 1। फ्लक्स आप ज्ञात करोगे E डॉट ds से, E ds cos 0 1 आ जाएगा, E ds के बराबर आ जाएगा। अच्छा, एक चीज देखिए, जो नीले रंग का गौसीय पृष्ठ बनाया है उसमें 3 अलग अलग पृष्ठ हैं अपने खुद के छोटे छोटे। एक पृष्ठ संख्या 1, ये क्षेत्रफल जो है, इसमें आप देखेंगे तो इसका एरिया वेक्टर आएगा लंबवत ऊपर की ओर, और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो दाईं ओर होगी। दोनों के बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री पे आपको सिखा चुका हूं, फ्लक्स हमेशा कितना होता है, 0। फिर ऐसे ही तीसरा जो पृष्ठ है नीचे, ये भी एक गोलाई है, इसमें भी विद्युत क्षेत्र दाईं ओर रहेगा और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर बाहर की ओर रहेगा, यानी इसका फ्लक्स भी 90 डिग्री होने के कारण कितना हो जाएगा, 0। तो ये एक रफ डायग्राम है जो आप देख पा रहे हैं। इसी का फेयर डायग्राम में आगे आपको दिखा दूंगा अभी, पर आप समझ गए होंगे क्या होने वाला है। लाल रंग का जो बेलनाकार आवेश है वो हमें प्रश्न में दिया गया है। बाहरी बिंदु पे हमने गौसीय पृष्ठ बनाया है और उसमें 3 पृष्ठ हैं, 2 तो समतल हैं और एक वक्रीय है, कर्व्ड है। तो 2 समतल वाले जो पृष्ठ हैं उनका जो फ्लक्स है वो 0 हो जाएगा, और जो वक्रीय पृष्ठ है उसका अशून्य है क्योंकि थीटा वहां पे 0 डिग्री है। तो चलिए इसका फेयर डायग्राम देखते हैं। टॉपिक का नाम आप लिख लेना, और जो एक्चुअल डायग्राम आप देख पा रहे हैं वो इस तरह से रहेगा, है ना। तो जैसा मैंने बताया 3 पृष्ठ हैं, 1, 2 और 3, जिसमें से 1 और 3 संख्या पृष्ठ का फ्लक्स 0 है, कारण मैं आपको समझा चुका हूं। उसके बाद में जो दूसरा नंबर पृष्ठ है उसमें देखो एरिया वेक्टर ds सदिश बाहर की ओर है और विद्युत क्षेत्र भी बाहर की ओर है, थीटा 0 डिग्री है, cos 0 क्या हो गया, 1 हो गया। और इस तरह से जो है हमको फ्लक्स निकालना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका फ्लक्स मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं कि देखो फ्लक्स E डॉट ds, क्योंकि गॉस की प्रमेय का उपयोग करना है और ज्ञात क्या करना है, विद्युत क्षेत्र, तो ये फॉर्मूला होता है। अब E डॉट ds को 3 टुकड़ों में बांट दिया मैंने, E ds cos 90 डिग्री सरफेस नंबर 1, E ds cos 0 डिग्री सरफेस नंबर 2, और E ds cos 90 डिग्री सरफेस नंबर 3 इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये 3 में से आप देख सकते हो कि 2 फ्लक्स क्या हो चुके हैं, 0। एक 90 डिग्री वाला ऊपर वाला पृष्ठ और एक नीचे वाला पृष्ठ। केवल एक बीच वाला वक्रीय पृष्ठ ऐसा है जिसमें cos 0 का मान 1 आने के कारण ये 0 नहीं हुआ। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो E इंटू इंटीग्रेशन ds बराबर अंदर जितना भी आवेश उपस्थित था Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और फिर इसको आगे हल किया जाएगा जो भी एरिया वगैरह की वैल्यूज है। तो ये रफ में मैंने आपको समझा दिया है कि प्रक्रिया क्या रहेगी हल करने की। ठीक है, बाकी फिर फेयर में देखते हैं किस तरह से हल करना है। तो सबसे पहले हम लैम्डा के रूप में आंसर दे रहे हैं। हम ऐसा मान रहे हैं कि बेलनाकार क्योंकि अनंत लंबाई का है, तो इसकी जो लंबाई है L वो इसकी त्रिज्या के सापेक्ष बहुत ज्यादा लंबी है, यानी हम L के सामने R को नगण्य मान सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे दी है, जो बेलन आपने अज्यूम किया था उसकी लंबाई L है, लैम्डा प्रति एकांक लंबाई आवेश है जैसा कि पहले सिखाया गया था, और L का मान बड़ा है, मैंने आपको बता ही दिया इसके अंदर। फिर सबसे पहला केस जैसा मैंने डायग्राम में समझाया था आपको कि बाहर स्थित किसी बिंदु की बात हो रही है, तो फर्स्ट केस में आप यहां देख सकते हो R ग्रेटर देन कैपिटल R, जो दूरी पे आपका बिंदु उपस्थित है केंद्र से वो उस बेलनाकार की त्रिज्या से अधिक दूरी है। ठीक है, और गॉस की प्रमेय का उपयोग करना है। गॉस की प्रमेय आप जानते ही हैं। फिर देखो जैसा मैंने पीछे समझाया था, तीनों पृष्ठ के फ्लक्स लिखेंगे जिसमें से 2 0 हो जाएंगे। उसके बाद में यहां से आप देख सकते हैं कि जब तीनों वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर ली तो उसमें से 2 वैल्यू क्या आ गई थी, हमारी 0 आ गई थी, और एक हमको सॉल्व करना है। यहां तक मैंने पीछे आपको लिख के बताया था। अब आगे का काम क्या हो रहा है वो देखो। लैम्डा बराबर है Q बटा L, यानी Q कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू L। जो भी लंबाई आपने ली है, स्मॉल l ली है तो स्मॉल l, कैपिटल ली है तो कैपिटल L। तो मैंने जो Q का मान लिखा है वो लैम्डा इंटू L लिख दिया। क्यों किया मैंने ऐसा, देखो क्योंकि वैसे तो आपका जो बेलनाकार दिया है आवेश वो अनंत लंबाई का है, लेकिन
जो गौसीय पृष्ठ है उसके अंदर उसकी कितनी लंबाई आई है, आपको कौन सा आवेश लेना होता है, उसके भीतर उपस्थित आवेश लेना होता है। तो जो आपने काल्पनिक पृष्ठ बनाया है उसके भीतर तो L लंबाई ही अंदर आई ना, इसलिए जो आवेश निकलेगा वो L लंबाई का ही आवेश आपको लेना है, क्योंकि गॉस थ्योरम का ये स्टेटमेंट है कि इसमें जो हम चार्ज लेते हैं केवल वही चार्ज लेते हैं जो बंद पृष्ठ के भीतर होता है। तो बंद पृष्ठ के भीतर तो L लंबाई का ही आवेश है, इसलिए मैंने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग Q के स्थान पे लिख दिया है लैम्डा इंटू L। यानी अगर हम तरीके से देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया फ्लक्स है, कितने एरिया पे आप फ्लक्स निकालना चाहते हो, फील्ड निकालना चाहते हो, 2 पाई स्मॉल आर एल पे, केंद्र से स्मॉल आर दूरी पे आप ज्ञात करना चाहते हो क्षेत्र, और आवेश कितना इसके अंदर है, लैम्डा इंटू एल। तो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ जी, एल से एल कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास बचता है लैम्डा बटा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, जो रिजल्ट यहाँ लिखा हुआ है ये वाला जो रिजल्ट है, और उसको हम अगर नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेकर के लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 2k लैम्डा बाय आर, यानी इसी वैल्यू को हम 2k लैम्डा बाय आर भी लिख सकते हैं। ऊपर नीचे 2 से गुणा किया है, कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत आसान सी वैल्यू है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये हमारा रिजल्ट आ गया है इसका डेरिवेशन का। अब यहाँ पे देखो सीधी सीधी सी बात है, ये तो हमने लैम्डा के रूप में लिख लिया। लैम्डा के रूप में हमारे पास में एक बेलनाकार से बाहर स्थित किसी बिंदु पर, या यूं कहिए कि किसी पतले तार से बाहर r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का ये मान आया है। इसको लिखने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। अगले भाग में आप देख पा रहे हैं कि अतः कोश के बाहर स्थित किसी बिंदु के लिए कोश अक्ष पर केंद्रित पतले रेखीय आवेश की भांति व्यवहार करता है। ये जो रिजल्ट आया ना आपका 2k लैम्डा बाय आर, आप याद करेंगे जब मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहा था तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, अगर मैं वो फॉर्मूला आपको रिवाइज करवाऊं फटाफट से तो आपको याद आ जाएगा। देखो हमने फॉर्मूला आपको लिखवाया था कि अगर किसी सीमित लंबाई के तार का हम विद्युत क्षेत्र का x घटक देखते थे, यानी तार के लंबवत घटक देखते थे, तो फॉर्मूला था k लैम्डा बाय आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये सीमित लंबाई के तार का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। फिर मैंने उसका एक स्पेशल केस बताया था कि अगर तार अनंत लंबाई का हो जाए तो कोण दोनों कितने हो गए थे, 90 डिग्री। तो हमारा फॉर्मूला बदल गया था, साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, इस प्रकार से साइन 90 एक और एक मिलके 2 हो गए थे। तो ये आया था हमारे पास में 2k लैम्डा बाय आर, ये x घटक का हमारा मान आ गया था। ठीक है, ये याद आ रहा है, ये हमने विद्युत क्षेत्र जब पढ़ रहे थे तब रिजल्ट लाए थे। अब ये जो रिजल्ट आया है और गॉस की प्रमेय से हमारा जो रिजल्ट आया है ये आप देख सकते हो एकदम सेम आया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा बेलनाकार है, बाहर स्थित बिंदुओं के लिए अनंत लंबाई का ये जो बेलनाकार वस्तु है बाहर स्थित बिंदुओं के लिए वही परिणाम दे रही है जो एक पतले अनंत लंबाई के तार का आ रहा था। उसी चीज को यहां पे जोर देके बोला गया है कि यथा कोश के बाहर स्थित किसी बिंदु के लिए कोश, यहां कॉमा लगा लो, अक्ष पर केंद्रित पतले रेखीय आवेश की भांति व्यवहार करता है। ऐसे ही असर्शन रीजन के हिसाब से मान लो कभी ट्रू फॉल्स में कोई स्टेटमेंट आ गया तो यहां इस तरह से लिख सकते हैं। ये तो हमारा फॉर्मूला आया E बराबर 2k लैम्डा बाय आर। पर मान लेते हैं कि जो आपका बेलनाकार है, लैम्डा का मान उसमें नहीं दिया, रेखीय घनत्व नहीं दिया, और उसकी जगह पे पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी सिग्मा का मान दे दिया, तो फिर आपको फॉर्मूले को थोड़ा सा परिवर्तित करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? सिग्मा क्या होता था, आवेश बटा क्षेत्रफल। तो आवेश तो Q का Q ही रहेगा, और जो क्षेत्रफल लेंगे आप बेलनाकार का, देखो बेलनाकार में ऊपर और नीचे जो वृत्ताकार क्षेत्रफल थे 1 नंबर और 3 नंबर, उनका फ्लक्स तो 0 हो गया था, तो बचा कौन सा था, वक्रीय। तो वक्रीय एरिया जो आपका आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, वो हम यहाँ पे लिख देंगे सिग्मा बराबर Q अपॉन 2 पाई कैपिटल R L। और ये जो वैल्यू आएगी Q की यहाँ से, सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल R L। देखो कुछ भी नहीं है, लैम्डा में आपने क्या किया था, लैम्डा में आपने Q बाय L के हिसाब से Q को लैम्डा इंटू L लिख दिया था, Q को लैम्डा इंटू L लिख दिया था जब लैम्डा था। अब सिग्मा है तो सिग्मा इंटू एरिया लिख दोगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सा काम चल रहा है। और ये Q की वैल्यू ला करके हम ये जो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं ना अपन फॉर्मूले में फ्लक्स के, E डॉट ds बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट,
इसमें Q की जगह आप ये सिग्मा इंटू 2πRL लिख दोगे, देखो ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। अब यहाँ एक चीज समझने वाली है, ठीक है, ये सब तो आप पहले से जानते हो। जो नई सीखने वाली चीज है वो क्या है, देखो जब आप विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हो तो कहां निकाल रहे हो, बाहर स्थित किसी बिंदु पे। बाहर स्थित बिंदु का केंद्र से कितनी दूरी है, स्मॉल r। तो जब मैंने विद्युत क्षेत्र के साथ एरिया मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला क्या है, इसको मैं हटा देता हूं, गॉस की प्रमेय का ये फॉर्मूला है E डॉट ds। तो जो ds आप ले रहे हो, एरिया आप ले रहे हो, वो एरिया आप ले रहे हो गॉसीय पृष्ठ का एरिया। इसलिए मैंने स्मॉल r दूरी पर गॉसीय पृष्ठ बनाया था, तो क्षेत्रफल भी मैंने स्मॉल r दूरी तक का 2πRL लिया है। लेकिन जब मैंने आवेश निकाला तो आवेश कहां उपस्थित था, आवेश क्या स्मॉल r दूरी पे था क्या, नहीं। आप चाहो तो डायग्राम दोबारा देख लो, आप डायग्राम में देख के खुद बता दोगे कि सर देखिए आवेश तो केंद्र से कैपिटल R दूरी पे है, लेकिन जिस बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वो स्मॉल r दूरी पे है। इसलिए विद्युत क्षेत्र को आप गुणा करोगे 2π स्मॉल rl से, यानी इस वाले बेलनाकार के क्षेत्रफल से। लेकिन आवेश कितनी दूरी पे स्थित था, कैपिटल R पे। तो इसलिए आप जब Q में मल्टीप्लाई करोगे, सिग्मा में जब एरिया मल्टीप्लाई करोगे, तो सिग्मा डेंसिटी का चार्ज तो कैपिटल R पे ही है ना, तो वहां जो एरिया लिया है वो कैपिटल R के हिसाब से लेना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि सिग्मा में तो 2π कैपिटल RL आएगा क्योंकि आवेश वहां तक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल r दूरी तक निकालनी है हमको, तो वहां तक लेना पड़ेगा। और इसमें भी 2π से 2π, L से L कट जाएंगे, ये L और ये L कट जाएंगे, तो आपके पास में सिग्मा कैपिटल R बटा एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r बचेगा। ये फेयर वर्क है यहाँ पे, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं देखो अभी तक हमने क्या किया, बेलनाकार के बाहर स्थित किसी बिंदु पे हमने क्षेत्र ज्ञात कर लिया, लैम्डा के रूप में भी और सिग्मा के रूप में भी। अब मैं चलता हूं उसकी सतह पर यानी पृष्ठ पर जाएंगे तो उसका क्या मीनिंग होगा, देखो ये नीचे आप देख सकते हो, इधर इसको मिटा देते हैं। अगर आप पृष्ठ पे जाते हैं तो क्या हो रहा है, केस सेकंड स्मॉल r बराबर कैपिटल R, अर्थात भीतर लिखा है यहां पे पृष्ठ पर, ऐसे लिख दीजिए, पृष्ठ पर स्थित बिंदु के लिए, सतह पर स्थित बिंदु के लिए क्या होगा, स्मॉल r लगभग कैपिटल R के बराबर होगा। ऊपर जो फॉर्मूला आया था उसी के अंदर परिवर्तन कर दीजिए। ऊपर देखिए बाहर स्थित बिंदु के लिए क्या फॉर्मूला आया था हमारे पास में, बाहर स्थित बिंदु का फॉर्मूला था सिग्मा कैपिटल R अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, सिग्मा कैपिटल R अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, और स्मॉल r और कैपिटल R क्या हो गए हैं आपस में बराबर, तो कैपिटल R से कैपिटल R कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका रिजल्ट क्या आ गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। नीचे फेयर वाले आंसर से क्या मिल गया, क्या बिल्कुल एग्जैक्टली वही आंसर आ रहा है जो आना चाहिए। यानी पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, जो बाहर वाले बिंदु में स्मॉल r था उसी को कैपिटल R कर दो तो पृष्ठ का भी आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अब आखिरी जो इसका बिंदु है वो है स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, यानी ऐसा बिंदु जो आपके बेलनाकार के भीतर स्थित है। भीतर तो बहुत आसान हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि आवेश तो आपका कैपिटल R त्रिज्या पे है, लेकिन जिस बिंदु पे आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मान लो P बिंदु, या जिस बिंदु पे आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वो P बिंदु भीतर स्थित है, भीतर तो कोई आवेश ही नहीं है। यानी आप P बिंदु से गुजरता हुआ जब गॉसीय पृष्ठ बनाओगे तो आवेश तो वास्तविक बेलनाकार पर है, और आपका वाला जो बेलनाकार आपने बनाया है गॉसीय पृष्ठ वो दिए गए सिलेंडर से छोटा है, अंदर कोई आवेश होगा नहीं क्योंकि खोखला सिलेंडर दिया था, कोश दिया था। इस वजह से इस गॉसीय पृष्ठ के अंदर कोई आवेश है ही नहीं, आवेश तो बाहर रह गया सरफेस पर। और जब अंदर कोई आवेश ही नहीं है तो आप देख सकते हैं गॉस की प्रमेय से क्या हो जाएगा, जो आपका एक्चुअल फॉर्मूला है अगर तरीके से भी करना चाहो तो E डॉट ds सदिश होगा Q बटा एप्सिलॉन नॉट। Q का मान कितना है 0, तो फ्लक्स 0 हो गया। जब फ्लक्स 0 हो गया तो ये लेफ्ट हैंड साइड में E जो बचा है ये भी कितना हो जाएगा 0। जब अंदर आवेश ही नहीं है तो फ्लक्स नहीं है, फ्लक्स नहीं है मतलब कोई रेखाएं वहां से नहीं गुजर रही, और जब कोई विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजर रही हैं इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, जैसा कि मैंने कहा था थर्ड केस बहुत सिंपल है, इसे नोट करिए। आगे बढ़ते हैं। अब है ग्राफ। तो पीछे जो वैल्यूज हमने निकाली एक बार मैं उनको वापस यहां लिख देता हूं ताकि आप ग्राफ को आसानी से समझ सकें।
सबसे पहले आपने बाहर यानी आउटसाइड वाले बिंदु पे क्षेत्र निकाला, कितना आया था, सिग्मा कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर लिख सकते हैं, या फिर आपने अगर लैम्डा के रूप में लिखा तो 2k लैम्डा बाय आर लिख सकते हैं। कुल मिला के ई और आर में क्या संबंध था, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध था, यानी आर का मान बढ़ेगा, ई का मान कम होगा। कहां पे, बाहर। तो आप देख सकते हैं बाहर वाले जो बिंदु इस ग्राफ में नजर आएंगे आपको, यानी पृष्ठ से कैपिटल आर दूरी से अनंत दूरी तक आप देख सकते हो विद्युत क्षेत्र का मान लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन भीतर स्थित बिंदु की बात करें तो भीतर कितना क्षेत्र आया था, 0। तो ग्राफ में इनसाइड में तो 0 वैल्यू है, फिर पृष्ठ पे आते ही अचानक से जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, नॉन जीरो। कितनी, सरफेस पे कितना आया था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और बाहर जितना दूर आप जाते जाएंगे विद्युत क्षेत्र का मान कम होता जाएगा। तो ये इसका ग्राफ है। इस तरह के ग्राफ गोलीय कोशों के लिए एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बेलनाकार में भी पूछा जा सकता है। तो इसको बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है।